Assalamu alaikum everyone, my name is Shifa Ijaz from CEO Club Pakistan and I'm back again with another episode of Coffee with CEO. And today we have Mr. Manzar Alam, CEO Managers Group, who is a revolutionary thinking in this field of real estate. Assalamu alaikum sir. Wa assalam. कैसे हैं सर आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह. Sir, can you please tell us about your professional and educational journey in a nutshell? मैं डॉक्टर हूँ बेसिकली. मैंने 94 में ग्रेजुएशन की, फिर मैंने स्पेशलाइज किया. DMRD रेडियोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है. उसके बाद 99-2000 में CSS भी पास किया. ओके माशाल्लाह. और फिर वहाँ से रियल एस्टेट किस तरीके से? बस जहाँ पे रिस्क लिखा होता है बंदा पहुँच जाता है. मुझे सीखने का बड़ा शौक है. अच्छा. और कुछ किसी एक इंटरेक्शन में किसी रियल एस्टेट वाले ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप एजुकेटेड बंदे हैं, आपको नहीं समझ आएगी कि हम किस तरह बिजनेस करते हैं. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगी और मैंने फिर ये बिज़नेस स्टार्ट किया. एंड सो ऑन. फिर अल्हम्दुलिल्लाह. कितना अरसा आपने अब जो है मेडिकल फील्ड में गुजारा एंड देन व्हेन डिड यू शिफ्ट टू रियल एस्टेट एग्जैक्टली एंड हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंड इन द रियल एस्टेट सेक्टर? 5 इयर्स मैंने एजुकेशन में गुजारा, 3 साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में गुजारे, तो 8 साल मैंने टोटल गुजारे. अच्छा, मतलब स्टडीइंग के बाद फौरन बाद मैंने CSS किया. उसके बाद फिर मैं इसमें आ गया, रियल एस्टेट में आ गया. ठीक है सर. आप बता रहे हैं कि कोई रूडा फेज 1 है, आप वहाँ पे कुछ कर रहे हैं. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर? देखिए, रूडा इज बेसिकली रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो जिस तरह दुनिया में कहीं भी कोई सिविलाइजेशन या आबादी होती है वो पानी के नज़दीक होती है. बिल्कुल. तो हमारे यहाँ जो है ना वो रावी दरिया एक बड़ा खूबसूरत दरिया होता था. उसके इर्द गिर्द ये हमारा लाहौर बसता था. तो पिछले कुछ अरसे से रावी जो है बिल्कुल वो बंद हुआ हुआ, नापैद हुआ हुआ पानी ना आने की वजह से. तो इस गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से रिवाइव किया रावी रीबॉर्न के नाम से, और इसको हम रीएक्टिवेट करके रावी को दोबारा से हम उसमें चैनलाइज कर रहे हैं. और इसके दोनों तरफ 46 किलोमीटर की लेंथ पे हम एक नया एक टाउन प्लान करके इसको एक नई आबादी क्रिएट कर रहे हैं. जस्ट लाइक जैसे आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरह ये दूसरा प्लान सिटी है पाकिस्तान का. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो इसके अंदर मैं कुछ डेवलपमेंट या कुछ प्लानिंग के अंदर भी एंगेज हूँ, और मैं अच्छे डेवलपर्स के साथ मिलके इसमें कुछ लोगों के लिए अच्छी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ. ओके सर, आपने रूडा का मेंशन किया है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. व्हाट इज़ रूडा सर? उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें हमें. जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो रावी है ये हमारी लाइफ लाइन है. क्योंकि यहाँ ये एक तो लाहौर के इर्द गिर्द ये हमारी बाउंड्री लाइन भी है, और यहाँ के जो पानी का से हमारा सर्वाइवल हो तो बड़ी फर्टाइल लैंड भी है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम इसको दुबई के पैटर्न पे हम इसको डेवलप कर रहे हैं. और जैसे हम दुबई के अंदर पाम जुमेरा या मेरीना या इस तरह की चीज़ें देखते हैं, आने वाले 4-5 सालों में बिल्कुल हम इसी पैटर्न के ऊपर हम जो रावी के दोनों साइडों पे हम ग्रोथ या डेवलपमेंट हम देखेंगे. सर, आप स्पेसिफिकली रूडा डेवलपमेंट में क्या जो है किरदार अदा कर रहे हैं? मैं जी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जी, उसका नाम है ARD. उनका रूडा के अंडर एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल सिटी के नाम से, जो कि जिसके पास 7 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है, और वो रिंग रोड के ऊपर उसका जो इंटरचेंज है वहाँ से वो स्टार्ट हो रही है. तो मैंने अपनी कंपनी से और रूडा वालों से रिक्वेस्ट की कि चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर्स के लिए, चूँकि मैं उनके लिए कुछ करूँ मैं. तो मैंने एक स्पेशल कम्युनिटी डॉक्टर्स के लिए एक ब्लॉक मैंने डिज़ाइन करवाया है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स या हेल्थ रिलेटेड लोग होंगे. जस्ट फॉर डॉक्टर्स? जस्ट डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कोई भी हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट है. जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए मैं एक ब्लॉग बनवा रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट साइजेस है, जिसमें कनाल है, 10 मरला है, 8 मरला है, और उसमें वो गेटेड कम्युनिटी है. उसमें सिर्फ हेल्थ रिलेटेड पढ़े लिखे लोगों की ख़ास कम्युनिटी है, जहाँ पे वो पुरस्कून रावी के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजारें. एक अच्छा सा कम्युनिटी सेंटर है, वॉकवेज हैं, बड़ी सरीन एनवायरनमेंट है. तो ये मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो मेरी कम्युनिटी है, मेरा प्रोफेशन है, उनके लिए मैंने अपना लाइफ लॉन्ग जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैंने रूडा के अंडर एक एरिया डेवलप करवा रहा हूँ, जहाँ पे उनके लिए मैं उनको कुछ सर्व कर सकूँ. तो कितना एरिया होगा ये अंदाजन जो आप लोग? ये तकरीबन 450 प्लॉट्स हैं इसमें. बड़ा छोटा सा एरिया है. ठीक है. और इसमें डॉक्टर्स के अलावा हम किसी और को अकोमोडेट नहीं करेंगे जी.
कोई उनको सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे वो प्लॉट्स मिलेंगे या सिर्फ वो एक उनके लिए जस्ट जगह की आपने? नहीं, सब्सिडाइज नहीं है जी, रेट उनका शायद मैचिंग ही है या बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन वो एक अच्छी कम्युनिटी है, पीसफुल कम्युनिटी है कि जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही होंगे या डॉक्टर्स हैं, साथ बाकी भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन डॉक्टर्स का अपना एक टेम्परामेंट होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वो अगर एक कम्युनिटी एक जगह पे हम उसको बसा देंगे तो वो बड़ा एक अच्छा उनके लिए जो है ना पीसफुल एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगी, जहाँ मैं ये चाहता हूँ कि लोग बैठें, डिस्कस करें, अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करें। और वहाँ पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स का भी प्लान कर रहे हैं कि जहाँ पे हम मेडिकल टूरिज़म और मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड या पेशेंट से रिलेटेड हम कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। वहीं पे रूडा में आप हॉस्पिटल भी डेवलप करने इस ब्लॉक के अंदर नहीं होंगे, लेकिन रोडा के अंदर ही होंगे, रोडा के अंदर ही होंगे। होंगे, रोडा के अंदर ही होंगे जी। ठीक है जी। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, टीचिंग हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है वगैरह वगैरह, ये सारा जो एक लाइट पूरा सिस्टम है ये हम वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। सर, आपको पता है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से अब चल रही है। सो कीपिंग दैट इन व्यू, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड द प्रॉपर्टी डिमांड एंड प्राइसिंग सबके लिए? अच्छा, लकीली पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जो पॉपुलेशन की हमारा एक्सप्लोजन या ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड कम नहीं हो सकती। इंसान बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीन कम होती जा रही है, तो इसलिए इस फैक्टर की वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा रहेगी। हाँ, वक्ती अप एंड डाउन आते रहेंगे, जैसे आजकल एक कुछ डाउन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन अदरवाइज कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा कि आने वाले चंद हफ्तों में ही क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है और स्टॉक भी एक पीक पे है, गोल्ड की डिमांड एक पीक पे जाके कम होना शुरू हो गई है, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ज़मीन से ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, तो लोग वापस ज़मीन में आ रहे हैं। सर, व्हाट अबाउट द वर्टिकल डेवलपमेंट? लाइक अगर हम कराची को देखें या बाहर देखें तो लोग अपार्टमेंट्स में रहने के बहुत शौकीन है, लेकिन लाहौर में उस तरह का कॉन्सेप्ट अभी बहुत फॉरेन है और वो लोग होता है कि हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी ज़मीन हो। सो उस हिसाब से आप वर्टिकल डेवलपमेंट, जो हाई राइज अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं, उसके हिसाब से आप डेवलपमेंट किस तरीके से देख रहे हैं लाहौर में? देखिए, जो वर्टिकल की बात की ना आपने, बेसिकली ये एक माइंड सेट होता है। तो लाहौर में चूंकि लैंड अभी अवेलेबल है और चीपर है, इसलिए लोग वर्टिकल के ऑप्शन पे नहीं जाते। जो लैंड महंगी होती जाएगी, लोगों को वर्टिकल के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कुछ थोड़ा सा अडेप्टेशन में टाइम लगता है लाहौर के लोगों को। वो कितना टाइम आप देख रहे हैं कि कब तक? मेरा ख्याल है कि और 4-5 सालों के बाद हमें अपार्टमेंट्स में ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, व्हाट अबाउट द ओवरसीज पाकिस्तान, जो अपने रेमिटेंस भेज के जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाउ डू यू अट्रैक्ट देम कि वो आपके पास या वो रूडा डेवलपमेंट वगैरह के पास जाएं और वहाँ पे इन्वेस्ट करें? देखिए, ओवरसीज़ हमेशा से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इन्होंने बहरहाल वापस आना होता है, और अगर उनकी नई जनरेशन वापस नहीं आती तो पुराने लोगों ने वापस आना है, तो वो अपने लिए एक अदद घर या अपार्टमेंट इधर रखना चाहते हैं। तो वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देती है, और या जहाँ पे जब क्राइसिस आता है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो वापस आने का सोचते हैं। तो लकीली अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू हो रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी करेंसी स्टेबल हो। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 सालों में करेंसी की हमारी जो डेप्रिसिएशन हुई है, उसकी वजह से अगर वो वहाँ से ला के इधर इन्वेस्ट करता है तो वो लॉस में चला जाता था। तो अब लकीली इस वक्त हमारी करेंसी स्टेबल है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बेहतर है, हमारा रुपया बेहतर होने जा रहा है। जब रुपया बेहतर होगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। मतलब उनको आप ट्रस्ट और उनकी जो है उनके ट्रस्ट आप किस तरीके से गेन करते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके ऊपर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उनके साथ चीटिंग या फ्रॉड ना हो। बहुत सारे केसेस थे हाँ जी, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कायम हो गए हैं, तो अगर वो वहाँ पे कोई अपनी कंप्लेंट करते हैं तो उनकी कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाता है। तो अब ये चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी चाहिए कि वो अच्छी जगह में इन्वेस्ट करें, जो अच्छे इदारे हैं, फॉर एग्जांपल DHA है या प्राइवेट सेक्टर में सभी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, तो देखभाल के वो अगर इन्वेस्टमेंट करें तो कोई वजह नहीं है कि उनको उनका प्लॉट ना मिले। Definitely. Sir, moving on towards the managers group, what is the vision, mission and business philosophy of it? जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मैंने ये देखा कि लोग इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते हैं। ये 2002-3 की बात है। तो उस वक्त रियल एस्टेट भी नया अभी स्टार्ट हुआ था। एज सच इसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे।
तो मेरा ये ख्याल है कि मैं उन चंद लोगों में से था जो थोड़ा सा एजुकेटेड थे, जो इस बिज़नेस में आए थे। हमने उस ज़माने के जो साइंटिफिक मेथड्स हैं या जो उस ज़माने में इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स थे उस पर हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और मैनेजर्स का मतलब ये है कि बेसिकली कि चीज़ों को मैनेज करना। हम लोगों के एसेट्स को मैनेज करते थे। फॉर एग्जांपल लोग कहते थे जी हमारे पास फ़लाँ एसेट है, गोल्ड है, करेंसी है या उनका कोई और प्लॉट है, तो वो हम उनको उसके बारे में गाइड करते थे कि जी आपका फ़लाँ एसेट उसको बेच के हम आपको इस एसेट से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम चूँकि लोगों के फंड्स को मैनेज करते थे, वहाँ से मैंने इसका नाम रखा द मैनेजर्स ग्रुप। Sir, a CEO is a business leader. Sir, can you define leadership in your words? देखिए मैं सिंपल बहुत सादा अल्फाज में, लीडर वो होता है कि जो अपनी टीम के अंदर उसका जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के यूटिलाइज करे फॉर द जनरल गुड ऑफ दिस सोसाइटी। ये बस मेरी सादा सी डेफिनेशन है। Sir, what are the 3 key challenges or opportunities in the real estate sector? आप 3 की बात कर रही हैं, मुझे तो ये सैकड़ों अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हैं इसमें। तो ये तो देखने वाली नज़र की बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सर जो बहुत ही मेन अपॉर्चुनिटीज़ आपके जहन में हैं जो आजकल की जनरेशन जिनसे फ़ायदा उठा सकती है, जो रियल एस्टेट में आना चाह रही है, कुछ उनके बारे में आप ज़रा बात करना चाहें। देखिए सबसे जो लुक्रेटिव बिजनेस है पाकिस्तान में या इवन वर्ल्ड वाइड, आप देखिएगा कि जहाँ पे डॉक्टर्स टॉप पे होते हैं, इंजीनियर्स टॉप पे हैं, टेक्नोक्रेट्स टॉप पे हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट वाले भी टॉप पे ही हैं, क्योंकि ये मनी मेकिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। हम लोगों का ये हम उन्हीं लोगों को डील कर रहे होते हैं जिनके पास एक रीजनेबल लेवल के फंड्स होते हैं। तो जब आप लोगों के फंड्स को डील करते हैं तो आपके लिए मनी मेकिंग उतनी ही गुंजाइश उसमें ज़्यादा होती है। तो बजाय आप कोई भी ऑर्डिनरी काम करें, आप इसमें स्पेशलाइज करें, आप इसमें सीखें। दुनिया में जो इसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है, मैंने खुद भी इस पर सर्टिफिकेशन की है। मैंने रियल एस्टेट में फर्दर एजुकेशन ली है, उसके बाद मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन मैं ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें सीखना चाहिए और पार्ट टाइम इसमें ज़रूर काम करना चाहिए। डेफिनेटली। सर व्हाट अबाउट द चैलेंजेस, कोई मुश्किलात, कोई डिफ़िकल्टीज जो इस फील्ड में आपको आई हो? देखिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। तो जैसे ही ये आपने स्टडी करना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसको कितना स्मूथली आप कर सकते हैं। तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड आप उन जगहों पे काम करें जो सर्टन SOPs के तहत इदारे कायम किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में टॉप पे हम DHA का नाम लेते हैं और या और हैं, बैरियर टाउन है, बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, पैरागॉन है, वाबडा टाउन है, वगैरह वगैरह। जो लोग प्रॉपरली जो डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली अप्रूव्ड होते हैं, जब आप वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस कम करने पड़ते हैं, इतने चैलेंजेस आपको मिलते नहीं हैं, तो चीज़ें आपकी बड़ी स्मूथली होती हैं। बिल्कुल। सर कोई रिमार्केबल अचीवमेंट्स मैनेजर्स ग्रुप की जो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताना चाहें? मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जी मैं जब इस बिज़नेस में आया तो ये बिज़नेस इवॉल्व हो रहा था और मैंने बैरियर टाउन से स्टार्ट किया और आज भी मैं बैरियर टाउन के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को प्लॉट दिया और उनके घर बने हैं माशाल्लाह। तो जब आप किसी का घर बनते देखते हैं और उसमें रहते हुए किसी को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो पर्पज़ है पूरा हो गया। डेफिनेटली सर, बहुत कमाल बात की आपने। और सर चैलेंजेस की अगर हम जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक आजकल का बहुत बड़ा चैलेंज है कि जॉब्स हैं लेकिन जॉब लेने वाले कोई मिलते नहीं है सही तरीके से, वरना मार्केट में बेरोज़गारी भी फैली हुई है लेकिन वो सही जगह पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग जहाँ पे वो ठीक जॉब कर सकें। आपके सामने कोई ऐसी और चैलेंजेस आए होंगे ह्यूमन रिसोर्स के जिसके बारे में आप बताना चाहें और क्यों आते हैं? बेसिकली ये हमारा ना मैनेजमेंट क्राइसिस है। जी जी। हमारे लोग स्किल्ड हैं, उन तक हमारा मैसेज नहीं जा रहा या वो लोग पूरी तरह कोशिश नहीं कर रहे। मैंने अपने कैरियर में कम से कम 15 से ज़्यादा लोग हैं जिनको मैंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाया, जिनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी। मैंने उनको ट्रेन किया, दे ऑल आर बिलनर्स। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इस वक्त, लेकिन अगर आप लोगों को पिक करें, पॉलिश करें, ट्रेन करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का। माशाल्लाह। सर लिविंग इन द 21st सेंचुरी जहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑन द ऑल टाइम राइज, हाउ डू यू मेक श्योर कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी इज़ जो है इनकॉर्पोरेटेड इन योर बिजनेस, इन योर सेक्टर? क्योंकि इतने हम लोग देखते नहीं, फीमेल्स नहीं देखते हम रियल एस्टेट में जो सेलिंग में या सेल्स के अंदर वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा है।
देखिए मेरा अपना ये ख्याल है कि फीमेल्स की भी उतना ही स्कोप है जितना आदमियों का है। देखिए मोटी मोटी सी बातें मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये एक बिल्कुल सादा सी बात कि आदमियों के पास जब भी पैसे आते हैं प्लॉट ख़रीदते हैं, ख़वातीन के पास जब भी पैसे आते हैं या वो गोल्ड ख़रीदती हैं, अगर बहुत ज़्यादा गोल्ड ले लें तो वो गोल्ड की बजाय अब वो प्लॉटों में आना शुरू हो गया है। तो मैंने अपने इस पूरे कैरियर में मैंने बेतहाशा ख़वातीन का गोल्ड बेच के उनको प्लॉट लेके दिया और वो मल्टीप्लाई होगा, ना सिर्फ मल्टीप्लाई होगा बल्कि वो पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं दावत देता हूँ, बल्कि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस बिज़नेस में आएँ, क्योंकि वो उनकी भी उतनी ही ज़्यादा उनमें पोटेंशियल, शायद हमसे ज़्यादा पोटेंशियल उनके अंदर, कि जो वो इस बिज़नेस में वो ग्रो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको काम करना चाहिए ख़वातीन को रियल एस्टेट में। सर हम आईक्यू की तो बात करते हैं कि आईक्यू बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, बट व्हाट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ सीईओ स्पेशली, उसके बारे में सर कुछ? देखिए जैसे आपने पहले बात की कि जी आप चैलेंजेस वगैरह, तो जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, स्पेशली हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, नेशनल क्राइसिस, हमेशा से हमारा अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहता है और अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है ये इन्वेस्टमेंट का जो हमारा कल्चर है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो आपने आपकी जो स्किल्स यही हैं एज ए सीईओ, आपने देखना है कि आपने अपने लोगों को किस तरह ऑप्टिमम लेवल पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स को एंगेज करना है और उनको ग्रोथ करवानी है और उनको प्रॉब्लम से बचाना आपने, और मैक्सिमम आउटपुट आपने अपने लोगों को देनी है। बिल्कुल। सर व्हाट अबाउट लीडरशिप इन क्राइसिस, जब आप क्राइसिस का दौर चल रहा है, कोई बहुत मसला आ गया, उसके अंदर व्हाट इज़ लीडरशिप? जितनी ज़्यादा आप में बेलेंस होगी प्रेशर लेने की, उतने ज़्यादा आप एक्सेल करते हैं। जैसे हम आजकल देख रहे हैं पिछले 2-2.5-3 सालों से ओवरऑल हम नेशनल क्राइसिस में चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी और साइड पे है, पब्लिक किसी और साइड पे है। तो यहीं पे हमारा रोल है कि हमने अपनी पब्लिक को गाइड करना है कि विद इन सर्टन डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए हमने अपनी आवाज़ को बिल्कुल किस तरीके से किस तरह हमने पहुंचाना है। बिल्कुल। सर व्हाट इज़ योर प्लान 5 years डाउन द रोड? रियल एस्टेट सेक्टर में आप क्या देख रहे हैं कि 5 साल में क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं? देखिए जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा जो सही मानों में जो हमारा एसेट है हमारे यूथ हैं, तो आने वाले 5 सालों में अगर हम देखें तो कितने लोग कॉलेज से बिज़नेस में आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, जॉब्स में आ रहे हैं। उन लोगों को उनकी शादियां होंगी, ज़ाहिर है उन्होंने फैमिलीज़ को एक्सपेंड करना, उनको घर चाहिए। तो हमें स्टैटिस्टिक्स तो एक्चुअली यहाँ पे होते नहीं है प्रॉपर, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम हर साल 20, 25, 30 लाख घर भी बने, वो थोड़े हैं। यहाँ प्रैक्टिकली 50 लाख घर हर साल बनने चाहिए या अपार्टमेंट बनने चाहिए। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले 5 सालों में अगर हमें 3 करोड़ घर या अपार्टमेंट या रहने वाली जगह चाहिए, तो इतना बड़ा पोटेंशियल है कि अगर हम 24 घंटे हाउसिंग में काम करें तो हमारे पास वक्त नहीं है। बिल्कुल। सर लिविंग इन द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल एस्टेट सेक्टर में कोई इसका काम है? आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा काम है। क्या है सर? देखिए जो हाउसिंग है ना, स्पेशली रियल एस्टेट से, एक्चुअली रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट में प्लॉट्स भी आते हैं और इसमें हाउसिंग भी आती है। तो प्रैक्टिकली एआई के ज़रिए जो है ना, आप अपनी हाउसिंग की जो डिज़ाइनिंग है, उनमें जो कलर स्कीम्स हैं, उनमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो आप एआई के ज़रिए चेक कर सकते हैं। और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एआई आपको दे रही है, उसको आप ह्यूमन माइंड के साथ ब्लेंड करके उसमें बेस्ट आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। सर व्हाट इज़ योर रेसिपी ऑफ सक्सेस? मेहनत, मेहनत और मेहनत, इसके साथ ईमानदारी है। सर हाउ डू यू स्टे हैप्पी? जब आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें खुश हैं, वो आपको रिजल्ट दे रहा है और आप अपने काम से खुश हैं, तो आप खुश रहते हैं। सो सिंपल। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल, बहुत प्यारी बात की आपने। सर हर किसी को रिग्रेट्स कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होते हैं। कोई ऐसा रिग्रेट प्रोफेशनल लाइफ में जो आप यहाँ पे हमें बताना चाहें? देखिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो हमें अलाउ नहीं करता। तो जितनी स्पेस हमें मिल रही है उसमें बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क डिज़र्व करता है कि हम इसको इससे बहुत ज़्यादा दें, क्योंकि हमने यहीं से पले बढ़े हैं, यहीं से सीखा है, यहीं से कमाया, यहीं से अर्न किया है। ये हमारा जो कुछ भी है वो इस मुल्क से है।
तो हमें इसको वापस भी करना है और हम नहीं कर पा रहे। उसकी जो भी सियासी महरक़ात हैं या पॉलिटिकल रीजंस हैं, अगर गवर्नमेंट जस्ट लाइक मिडल ईस्ट यहाँ पे हमें स्पेस दे तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। जितनी ग्रोथ और जितना पोटेंशियल यहाँ पे है, सारे सीजन्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, सारे फल हैं, सारी सब्जियाँ हैं, सारे ओर्स हैं, सारी स्किल्ड वर्कर है और 24 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं यहाँ पे। लेकिन वो हमें प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हम अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते। ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है सर, बाकी सारे जो भी ब्रेन ड्रेन की वजह क्या है? ब्रेन ड्रेन की वजह ये, अगर मैं अपने मुल्क में सेटिस्फाइड हूँ, अर्न हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है बाहर कहीं जाने की? सैटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे प्रोवाइड मेरे पास हमेशा से अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दुनिया की कोई भी नेशनलिटी ले सकता था, मैंने नहीं ली। मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं ग्रो कर रहा हूँ। और आज भी जितने भी टॉप के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वो क्यों नहीं जाते यहाँ से बाहर? जाते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इससे अच्छा मुल्क तो कहीं नहीं है ना। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सर, बीइंग इन रियल एस्टेट गुस्सा तो बहुत आता होगा आपको, कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो होती होंगी। हाउ डू यू कंट्रोल दैट स्ट्रेस एंड एंगर? नहीं, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। नहीं आता? नहीं, गुस्सा कम आता है। कम आता है जी। सर, क्या वजह है? मैंने एक वो छोटी सी कोट है कि वो 12 मिनट है। तो अगर आप उसको देख लें कि अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बहुत गुस्सा आए और आप रिएक्ट करें, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आपको वो समझ आ जाएं कि मेरे रिएक्ट करने से वो कॉन्सिक्वेंसेज और वो नेगेटिविटीज़ हैं और वो स्पेल लाइक टाइम आपकी इंगेजमेंट है, तो अगर आप उसको 12 मिनट सिर्फ थोड़ा सा एंगर को कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। और बीइंग ए डॉक्टर वैसे भी मैं थोड़ा सा इसका मैं ट्यून हूँ गुस्सा कंट्रोल करने का। बस 12 मिनट कंट्रोल कर लेना, बस 12 मिनट कंट्रोल करना है। क्या बात है सर। सर, डिफिकल्ट डिसीजंस तो बहुत लिए होंगे इन कोई भी बिजनेस, डिफिकल्ट डिसीजंस तो आते ही आते हैं। कोई ऐसा डिसीजन जो आप यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, इस प्रोफेशन में आना ही सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था कि मुझे शुरू में कहा गया कि यार ये तो अनपढ़ लोगों का काम है, ये पढ़े डॉक्टर हो क्या आप ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सबसे मुश्किल डिसीजन था जो मैंने ये अपनी लाइफ में लिया, जो मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। क्या बात है सर। एंड टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन आफ्टर ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैटिस्फाइड हूं। नो रिग्रेट्स इन दैट। जी जी। सर, जॉबलेसनेस इज एवरीवेयर। कोई ऐसे स्किल्स आप बताना चाहें हमारे यूथ को कि उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कम्पीट इस तरह की कम्पिटिटिव मार्केट में? देखिए, आप कोई भी एक स्पेशलिटी ले लें, कोई काम सीख लें। मैं ये कहता हूँ कि आप जॉब क्यों ढूंढना चाहते हैं? आप प्लम्बिंग सीख लें, आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें, आप मैकेनिक्स का काम सीख लें, आप पेंटिंग सीख लें, आप स्टिचिंग सीख लें, आप कोई भी काम सीख लें, उसमें एक्सेल करें, तो आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कोई ऑप्टिमिज्म और होप का मैसेज हमारे यूथ को आप देना चाहें, क्योंकि उनको रोकने के लिए कि वो जो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जा रहे हैं इसी मायूसी में कि यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं उनके लिए। कोई मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान? अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो बेताशा लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और यहीं पे वो टॉप ऑफ द लाइन पे आए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मलिक रियाज साहब हैं कि वो एक मज़दूर थे, मज़दूरी से उन्होंने स्टार्ट किया और वो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर या हाउसिंग के अंदर। तो मुझे तो मायूसी की वजह समझ नहीं आती। ठीक है, हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं, दुनिया में हर जगह हो रहे हैं, लेकिन आप जितनी ग्रोथ आप अपने मुल्क के अंदर ले सकते हैं, जितना पोटेंशियल यहाँ पे हमारे 24-25 करोड़ आवाम है सर्व करने के लिए, तो हम तो 24 घंटे कोई भी काम करें तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए काम ख़त्म करने के लिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आपने मुझे सीखने को मिला, रियल एस्टेट के बारे में बहुत जानने को भी मिला। थैंक यू सो मच।